Hello guys and welcome to India Buddies once again. So here we go with our geography question series 5. So हम हमारी very important question की series को continue करेंगे without wasting any more time. So let's start with our first question. So the question has two statements. First statement says agriculture in India still accounts for a substantial share in total employment. And the second statement is there has been no decline in volatility of agriculture growth in India. So बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हमसे पूछा है एज पर द डेटा कि दोनों स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कंक्लूड करेंगे. इज इट ट्रू, फॉल्स और बोथ आर ट्रू. यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं. सो अब स्टेटमेंट को देखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा अपना शेयर देता है इन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. सो या इट इज ट्रू. आपको पता होना चाहिए कि 52% मतलब आधे से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है मेनली इन इंडिया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. सो ये तो ठीक है. अब आप स्टेटमेंट में देखिए आपका ये डी ऑप्शन पे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट सेज दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये हो नहीं सकता है. तो अब आप एबीसी में आपका फाइट है. स्टेटमेंट 2 देखिए. देयर हैज बीन नो डिक्लाइन इन वोलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया. नो. एज पर डेटा हमें पता है कि डिक्लाइन तो हुआ है एग्रीकल्चर ग्रोथ में. जितने भी जो भी गवर्नमेंटल डेटा या जो भी आया है उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूड करते हैं कि देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन वोलेटिलिटी ऑफ योर एग्रीकल्चर ग्रोथ. सो इससे कंक्लूड हो गया हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो ऑप्शन सी it says that first statement is true and second statement is false. So option C would be the correct answer. Okay. Now question number 2. So इसमें directions दे रखे that the following consist of two statements, statement 1 and statement 2. Examine these two statements carefully and select the correct answer for give in the options given below. So ये same question है जैसा हमने पहले question में किया. So we'll continue. So इसमें दो statements दे रखे हैं. First is by far the most common topographic form in karst terrain is sinkhole. Sinkhole की मैंने यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हैं. Sinkhole is like this. Okay. Then statement 2 says topographically a sinkhole is a depression that varies in depth from less than a meter to few hundred meters. So इसमें आप ये देखिए. पहला बोल रहा है by far the most common topographic form in karst terrain is the sinkhole and this is absolutely right statement. And पिक्चर को अगर आप आपके सेकंड स्टेटमेंट से टैली करें it says that a sinkhole is a depression. Yeah, it is. That varies in depth from less than a meter to few hundred meters. तो sinkhole होता है काफी गहरा होता है. ऐसा नहीं है it's not like a tube well or something. काफी गहरा होता है. meters 100 meters it says. So इतना एक्सटेंड होता है. So इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. लेकिन अब ये तो ठीक है, ये आपने कंक्लूड कर दिया दैट स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू. बट इज योर सेकंड स्टेटमेंट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर फर्स्ट वन? नो. आप देख सकते हैं इट्स लाइक अ फैक्ट और इसका फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है. So हम कह सकते हैं option B which says both statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Okay. So that's how option B would be the correct answer. Now question number 3. Statement 1 says incised meanders are formed in the mature stage of a river. And statement 2 is incised meanders are characterized by rejuvenation and upliftment of land. ना उसमें आप देखिए मींडर्स, ये जो मींडर्स की बात करें, ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं इस तरह से इट्स लाइक अ एस फॉर्म और एग्जैक्ट फॉर्म. ये जो वैलीज के बीच में जो रिवर्स अपना रूट लेते हैं इस फॉर्म में उन्हें मींडर्स बोलते हैं, इंसाइज्ड मींडर्स. तो बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में दैट दे आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर. सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी जो रिवर है अगर वो इनिशियली ऐसे मेनली इनिशियली मींडर्स फॉर्म करती है. अगर रिवर मैच्योर हो गई होती, लाइक रिवर को काफी टाइम हो गया होता, तो उसका एक कंटिन्यूस फ्लो होता. वो इस तरह से अपना पाथ नहीं बनाती. आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा लगता है फ्रेश पाथ बनाया गया है. रिवर के फोर्स ने वैलीज के थ्रू अपना
पाथ क्रिएट किया है, जिन्हें मींडर्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, इंसाइज मींडर्स आर नॉट फॉर्म्ड, ओके। लाइक इस मैच्योर स्टेज में मींडर्स नहीं फॉर्म होते, इनिशियल स्टेज में फॉर्म होते हैं। सो हमने ये कंक्लूड कर दिया दैट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इज incorrect. Now moving on to the second statement, incised meanders are characterized by rejuvenation and upliftment of land. Yes, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको जब मींडर्स फॉर्म हो रहे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है लैंड कैसे लाइक वैलीज की तरह ऐसे दिख रहा है. सो यस, सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो इट सेज ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में हमारी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 is true. So option D would be the correct answer. Moving on to the next question, question number 4. इसमें statement 1 कहती है हमारी, portions of glacial trough may exhibit remarkably flat floors. Statement 2 says the flat floor in a glacial trough is produced by uniform glacial erosion. अब इसमें आप यहाँ पे रीड करें, ये कहता है जो आपके ग्लेशिएटेड वैलीज होती है आर थ्रो यू नो क्रस्ट एंड थ्रो, आपने ऐसा देखा होगा, लाइक नीचे अंदर डिप्रेस्ड होता है, फिर अपलिफ्टेड लैंड होता है, फिर डिप्रेस्ड, फिर अपलिफ्टेड. तो इसमें जो आपका ट्रो है वो आपका जो डिप्रेस्ड वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं. ग्लेशियस वैलीज आर ट्रो like the U-shaped with broad floors. No, broad is your flat ones. Broad floors and relatively smooth and steep sides. The U-shaped valleys are carved out by glaciers which have receded or disappeared. The valley may contain littered debris or debris shaped as mountains and swampy appearance. Very deep glacial troughs filled with seawater and make up shell lines in high altitudes are called फ्यूज. तो आपको इन बिटवीन जो हमने आंसर्स दिए हैं उसमें भी आपको अच्छा डेटा मिलेगा कि लाइक वन वर्ड क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे. तो आपको पता होनी चाहिए कि आप फ्यूज किसे कहा जाता है. एंड ओके, सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा जितना मैंने रीड किया है कि आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है और इसका जो उन्होंने रीजन दे रखा है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो उन्होंने हमें अब से आज से तो ये क्लियर हो गया, हमारे जो ग्लेशियल ट्रोव्स हैं उनके फ्लैट फ्लोर्स होते हैं एंड दे आर मेनली योर डिप्रेस्ड पार्ट लैंड जिसके फ्लैट होंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर अपलिफ्टेड लैंड वुड बी देयर. ओके, तो स्टेटमेंट 2 आप देखो इससे क्या रिलेट कर सकते हैं. द फ्लैट फ्लोर इन अ ग्लेशियल ट्रोव प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन. तो यहाँ पे रीजन भी दे दिया है कि इफ वी से कि ग्लेशियल ट्रोव्स हैं उनके फ्लैट फ्लोर्स होते हैं, तो उसका मेन रीजन उन्होंने दे रखा है कि क्योंकि वहां ग्लेशियल इरोजन होता है जिसकी वजह से फ्लैट फ्लोर्स अपीयर होते हैं. So yes, both the statements are true and the second statement is the correct explanation for your first statement. So option A would be correct. Okay, moving on to the next question, question number 5. इसमें क्या कहता है, in tundra climate biodiversity is comparatively less. Second statement says tundra climate has less reproductive warm period. Okay, अब आप यहाँ देखिए टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में आपको पता होगा कि वहां पे आपकी बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली लेस होती है एज कंपेयर टू बाकी सारे एरियाज में देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी इज लेस. दिस इज अ फैक्ट, सो फैक्ट इज ऑलवेज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट का तो कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखिए, टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड. अब आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट साफ साफ कह रही है कि उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत लेस होती है. तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड वो होगा लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड. अब आप ये सोचिए अगर वार्म पीरियड होता लाइक अच्छा खासा उसका क्लाइमेट होता एरिया के तो बायोडाइवर्सिटी उसकी लेस होती नहीं होती. तो अब यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, इट्स ट्रू बट ये आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको एकदम कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कि दोनों स्टेटमेंट्स भले ही इंडिविजुअली अपने सेंस में ट्रू है बट योर सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटिंग टू योर फर्स्ट स्टेटमेंट. आपसे ये आपका वो ऑप्शन होगा दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, सो इसमें आपका क्लियर होगा आई गेस, क्योंकि टुंड्रा क्लाइमेट हैज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड, तो इसीलिए ना कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कम है. तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ऑप्शन बी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. स्टेटमेंट 1 says
Tides are the rise and fall of sea levels, okay, caused by the combined effects of gravitational force exerted by the moon, sun and the rotation of the earth. I believe this is very clear. ये हम छोटी छोटी classes में पढ़ते आए हैं. And this is the correct statement. Agreed. Statement 2 says the earth rotates from west to east. Okay. So we know both these statements are a fact. But जो आप ये देख रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इससे इससे इसका कुछ लेना देना है. ओके उन्होंने फैक्ट बोल दिया अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट वो स्टेटमेंट 2 को नहीं कर रही है डिफाइन कि ऐसा क्यों है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिव इट अ रीडिंग आंसर. ओके, आंसर को रीड करें और फिर आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी. ओके, सो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट द सेकंड स्टेटमेंट is not the correct explanation for your first one. Now, question number 7. It says, which one of the following places of India experiences highest atmospheric pressure during winter? Okay. Winters में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सी प्लेस पे होता है? अब आपको इन सब की लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया हो तो बात बन जाए. जैसलमेर, ले, चेन्नई, गोवा. चेन्नई इज ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा विंटर्स का. आप जब आप विंटर वर्ड को ही रीड करेंगे आपका सबसे बड़ा फोकस कहाँ जाएगा? ले पे. ऑब्वियसली ले आपका सबसे नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, और वहां पे सबसे ज्यादा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर फेस करना पड़ता है. सो ले वुड बी ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शंस का हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है. सो ऑप्शन बी, ले वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ there's a question of match the following. Okay, so 2 lists are given here and the options are given below. तो यहाँ पे थोड़ी नॉलेज आपको ज्योग्राफी की हेल्प करेगी. आज आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आगे कभी भूलेंगे नहीं. सो दिस इज जस्ट एडिंग ऑन टू योर नॉलेज. ओके, सो फर्स्ट ए सेज प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस का किससे क्या रिलेशन है. आप यहाँ देखिए, ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि एक आप इससे एलिमिनेट भी कर सकते हैं. आपको अगर इन चारों में से किसी एक या दो का भी पता हो तो बाकी सारा आप एलिमिनेट करके इजीली आंसर पता कर सकते हैं. अगर आपको आइडिया होता कि प्लैनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस का चैम्बरलिन से लेना देना है, सो ऑब्वियसली अगर आप ए को 2 से कर देते तो सी और डी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था. मतलब आपको किसी एक चीज में श्योरिटी लेनी पड़ेगी जिससे क्या दो ऑप्शंस को directly eliminate कर सके. Okay, so from today onwards keep in mind that planetesimal hypothesis है वो आपका जो इसका जो प्रोपाउंडर है वो आपका चैम्बरलिन है. ओके, थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन है? जेफरी. देन जियोसिंक्लाइंस ओरिजिन थ्योरी का कौन है प्रोपाउंडर? कुबेर. देन हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट का आपका प्रोपाउंडर होगा जो लेफ्ट है लास्ट, डेली. ओके, सो ऑप्शन ए 2 4 1 3 हमारा सीक्वेंस बन रहा है. सो करें इसमें यहाँ पे वापस, प्लैनेटेस्टिमल का आपका चैम्बरलिन होगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का जेफरी, जियोसिंक्लाइंस ओरिजिन थ्योरी का कुबेर एंड हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट का डेली. ओके, यहाँ पे देखिए हमने डिटेल में सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है. हम पीडीएफ आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे, इसमें आप एक रीडिंग देंगे एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी सेट इन योर माइंड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव राइट of the concerned coastal nations over exclusive economic zone. Okay, so options are survey and exploitation of mineral resources of ocean deposits, exploitation of marine water energy and marine organisms including fishing. Option C says conservation and management of marine resources, and option D navigation of ships and laying down submarine cables. So आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Okay, so just because it is very very important, I am giving it a read. Okay, according to Article 58 of United Nations Convention on the Law of Sea, UNCLOS, 1982, navigation of ships and laying down submarine cables over exclusive economic zone is not an exclusive right of concerned coastal nations. Rather,
This right is available to all the states, whether coastal or landlocked. Okay? Rest of the rights given above are exclusive rights of the concern. So it says navigation of ships and laying down of submarine cables is not under your rights, exclusive rights, and बाकी सारी जितने भी दे रखे हैं comes under your exclusive rights. Okay? Option D is the correct answer. ठीक है, इसे आप याद रखें और एक बार रिवाइज करें जरूर, जिससे सारी चीजें और भी क्लियर हो जाए. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसे करिए. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ पायलट इन्वेस्टमेंट? A, B, C, D यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं. ठीक है, गुजरात, केरला, गोवा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और इट इज गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट था आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं. यहाँ पे ग्रुप्स दे रखे हैं स्टेट्स के, जिनमें आपकी जो पायलट इन्वेस्टमेंट है वो हुई है. तो इट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. ये आपको आज मैं बता दूंगी तो आपको ना फॉरएवर याद रहेगा. तो ऑप्शन सी, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. तो आप इसे फर्स्ट वर्ड में हिंट से भी याद कर सकते हैं, GOW, गुजरात, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. तो आप इसको प्लीज रीडिंग दीजिए. मैंने जो ये आंसर्स डाले हैं इसे बहुत शॉर्ट करके बहुत कोशिश की है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में शॉर्ट में सारी डिटेल्स आ जाए. तो जस्ट गिव इट अ रीड, हम PDF आपको पक्का प्रोवाइड करेंगे. सो आई होप द लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू ऑल. ओके, सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर. अब जो भी आपको इसमें थियोरेटिकल है, जो मुझे समझाना है, उसमें मैं पिक्चर्स डाल के और भी अच्छी तरह से आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, जिससे कि आपकी जो इमेज मेमोरी है वो भी अच्छी रहे. तो लास्ट क्वेश्चन कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ याद करने वाली चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. बट ज्योग्राफी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. उसमें आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप उसे कभी भूलते नहीं. जस्ट अ रिविजन इज रिक्वायर्ड. ओके, सो ऑल द बेस्ट. आपकी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उसमें आप अच्छा करें. और आगे की जो भी आपको सीरीज चाहिए उसके लिए जल्दी ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज 6 भी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी. सो ओके, बाय, ऑल द बेस्ट. एंड आपको और भी अगर कंटिन्यू रहना है सीरीज में तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए बेल आइकन दबाएं. तो इससे सबसे पहले आप और सबसे जल्दी आप सीरीज को कर पाएंगे. ओके, सो आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छी तरह से अपना पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, बाय. टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल द बेस्ट.